सलेबी तारीख पार्ट 3। दोस्तों, सलेबी जंगों को जानने से पहले आपको नाइट्स या टेम्पलर नाइट्स के बारे में इल्म होना जरूरी है, क्योंकि बगैर इस इल्म के आप सलेबी जंगों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यही टेम्पलर नाइट्स थे जो सलेबी जंगों की पैदावार थे। जब पहली सलेबी जंग के बाद ईसाइयों ने यरूशलेम में अपनी हुकूमत कायम कर ली, तो इस मुकद्दस सरजमीन में ज़ियारत पर आने वाले लोगों का हुजूम लग गया। लेकिन हालात उस वक्त भी ख़राब थे और यरूशलेम की इंतज़ामिया इन ज़ियारत करने वालों की हिफाजत करने या उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के काबिल नहीं थी। ये ज़ायरीन बहुत ही ख़तरनाक रास्तों से सफ़र करते हुए यरूशलेम पहुँचते और इनमें से बहुत से ऐसे भी थे जो जेरिको और नाज़रत के मुकद्दस मकाम की ज़ियारत करने के बाद यरूशलेम के लिए रवाना होते थे। 1115 ईस्वी यानी 1115 एडी में फ्रांस के इलाके बरगंडी में रहने वाले एक नाइट यूडीपियान्स और सर गॉडफेरेडी सेंट एडिमार ने यह फैसला किया कि ऐसी ताकत बनाई जाए जो हल्फ उठाकर इन जायरीन की हिफाजत का मुकद्दस काम करे। उन्होंने बहुत जल्द ही 7 और नाइट अपने साथ कर लिए, मगर ये सब नाइट एक जैसे थे। ये ना तो दौलतमंद थे और ना ही ये घर बार के मालिक थे। दरबदर फिरने वाले ये नाइट इतने गरीब थे कि पियान्स और सेंट एडमार के पास सिर्फ एक ही घोड़ा था जिसे वो बारी बारी इस्तेमाल किया करते थे। 1118 ईस्वी 1118 एडी में यरूशलेम के बादशाह ने इनके लिए रहने का इंतजाम कर दिया। ये जगह उस इमारत में थी जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल का हिस्सा है, जिसे टेम्पल ऑफ सोलमन भी कहते हैं। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से इनका नाम टेम्पलर नाइट या नाइट टेम्पलर के नाम से मशहूर हुआ और ये बाद में भी उसी नाम से जाने गए। इन टेम्पलर नाइट्स ने, जिनकी तादाद 9 या 12 बताई जाती है, हल्फ उठाया पाक दामन रहने का, गुर्बत इख्तियार करने का और इताअत करने का। उसके बाद इन्होंने जल्द ही नई भर्तियां करना शुरू कर दी और नाइट बनकर खुदा के लिए खुद को वक्फ करने का ये नजरिया उस वक्त बहुत मशहूर हुआ। इनका ये नजरिया दुनिया भर के ऐशो आराम को छोड़कर अकेले रहबाना जिंदगी गुजारने का था। लेकिन राहिबों का जंग में हिस्सा लेना अब एक इनकलाबी नजरिया था, क्योंकि पहली सलेबी जंग के दौरान भी चर्च से ताल्लुक रखने वालों को ही तलवार उठाने की इजाजत दी जाती थी। सलेबी जंगों में सिर्फ सेकुलर और आम लोगों को चर्च के फायदे के लिए लड़ने की इजाजत थी। इस सूरत हाल में नाइट टेम्पलर ने यह नजरिया दिया कि खुदा के नेक बंदों को उसके नाफरमान बंदों से लड़ने की इजाजत दी जाए। इसी सिलसिले में रहनुमाई और सरकारी इजाजत हासिल करने के लिए पियान्स पोप के पास गया। वहां इसके ख्यालात को न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि बेहद तारीफ भी मिली। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स, जो अपने वक्त में चर्च का बाअसर आदमी था और ये 70 नई ईसाइयों की इबादतगाह बनाने वाले के नाम से भी मशहूर था, और इसी शख्स ने टेम्पलर्स के लिए कायदे कानून बनाए। इसके अलावा इसने इन टेम्पलर नाइट की तारीफ में एक अशार भी लिखा, द लाउड नोवा मिलिशिया, जिसका मतलब है नए नाइटहुड की तालीम पे। इन नाइट्स के लिए जरूरी था कि लालच और बेईमानी से दूर रहें, आजिज़ी के साथ उसूल पसंद बने, सरगोशी करने और खिलखिलाकर हंसने से परहेज करें, शतरंज और ताश जैसे खेलों के करीब तक ना जाएं। और इनसे इस बात का भी हल्फ लिया गया कि ये कुंवारे रहेंगे और कोई भी जायदाद नहीं बनाएंगे, साथ ही सिर्फ मुकद्दस सरजमीन और ईसाइयों की हिफाजत करेंगे। नाइट टेम्पलर एक आला दर्जे के कमांडर थे जिन्होंने अपना हेडक्वार्टर यरूशलेम के मुकद्दस माउंट टेम्पल पर बनाया था। 1139 एडी में पोप के हुक्म के बाद ये यरूशलेम के बाहर भी कार्रवाइयां करने लगे। दुनिया भर में इनको टैक्स देना या कोई भी मजहबी चंदा देना भी फर्ज नहीं था। इसके अलावा तमाम लोगों और जायरीन से मिले हुए तोहफे भी ये साथ रख सकते थे। इस गिरोह की बुनियाद यूरोपियन ममालिक से थी, लेकिन नाइट टेम्पलर एक फ्रांसीसी तंजीम थी और इसका बानी भी एक फ्रेंच आदमी था, और इनका हर ग्रैंड मास्टर फ्रेंच नस्ल से ही ताल्लुक रखता था, इसलिए फ्रांस इनका गढ़ था। नाइट टेम्पलर्स को जल्द ही बड़ी कामयाबी मिलने लगी और उस वक्त के हालात के हिसाब से इनके तमाम वसाइल अगले लोगों के लिए तेजी से बढ़ने लगे। सिसिली से लेकर आयरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस से लेकर इटली तक इन नाइट्स ने ईसाई खित्तों में बड़ी बड़ी जागीरें बनाना शुरू कर दी। नाइट टेम्पलर्स की अपनी जागीरें और अपने खेत थे। उनमें काम करने के लिए
आम लोगों की भर्ती करना शुरू कर दी, जो कि ले ब्रदर से आते थे। ये मोची से लेके तामीराती काम तक जानते थे। इसके बाद हुआ यूं कि जागीरें रखने वाले जंगजू ही नाइट टेम्पलर्स कहलाते थे, मगर कम माली हैसियत रखने वाले भी इसमें शामिल हो सकते थे, जिन्हें लड़ने के लिए एक तलवार और एक नेजा दिया जाता था, और ये सार्जेंट कहलाते थे। नाइट टेम्पलर्स को 4 घोड़े रखने की इजाजत थी और 2 मददगार जो स्क्वायर कहलाते थे, जबकि सार्जेंट को 2 घोड़े 1 स्क्वायर की इजाजत थी। जो मगरिबी ममालिक में मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत का जज्बा और जोश कम होता चला गया, ये नाइट टेम्पलर्स इन सार्जेंट पर जोर देने लगे, जिनकी तरबियत इस मुकद्दस सरजमीन पर की जाती थी। वैसे तो नाइट टेम्पलर्स दौलत ना रखने और जागीरदारी ना करने का अहद करके वजूद में आए थे, मगर अब इन्हें पहनने के लिए जंगजुआना लिबास, घोड़े, तलवार के साथ साथ और भी हथियार और खुराक की भी जरूरत थी। इसलिए यरूशलेम में बड़े बड़े किले तामीर किए गए, जो कि ईसाई रियासतों की हिफाजत के लिए भी जरूरी थे। इनकी तामीर, इनकी देखभाल और इनमें सामान को फराहम करने जैसी चीज भी बहुत जरूरी थी। साथ ही हजारों नाइट्स पर खर्च होने वाली रकम और दर्जनों किलो की देखरेख भी बड़ी जरूरी थी, और ये बिना मगरिबी ममालिक की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। और यूं ही ईसाई मुल्कों की मदद की वजह से ये नाइट टेम्पलर्स अमीर से अमीर होते चले गए। इनका ये नेटवर्क इतना मजबूत था कि ये तमाम मुल्कों के बादशाहों, जागीरदारों और रईसों पर भी असरअंदाज होने लगे। इनकी रेपुटेशन माली मामलात में अच्छी थी, ये धोखेबाज नहीं समझे जाते थे और हथियार चलाने में माहिर थे। इसलिए इन पर सोना चांदी को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एतबार किया जाने लगा। बाद में इनका नेटवर्क इतना बढ़ गया कि कोई शख्स एक जगह इनके पास रकम रखवाता और किसी दूसरे इलाके में इनके हेडक्वार्टर से निकलवा लेता। इस रकम को निकलवाने के लिए बस उसे एक खत दिखाना होता था, जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते थे। दोस्तों, ये पहली बार ऐसी सर्विस थी जो इन्होंने अपने मुताबिक बड़ी ही संजीदगी से शुरू की थी, जो नाइट टेम्पलर्स के अलावा किसी ने भी पेश नहीं की। अपनी दौलत और इन्हें मिलने वाले फंड की वजह से ये नाइट टेम्पलर जल्द ही इस काबिल हो गए कि वो रियासतों को भी भारी कर्जे दे सकें। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि एक बार इन्होंने फ्रांस के बादशाह और बर्तानिया के बादशाह को भी कर्ज दिए। अपनी दयानतदारी की वजह से इन्हें टैक्स इकट्ठा करने में और माली मशवरे देने के लिए भी बादशाहों ने भर्ती किया, जिसमें बर्तानिया के रिचर्ड फर्स्ट से लेकर फ्रांस के फिलिप्स फोर्थ तक शामिल हैं। दोस्तों, ये नाइट टेम्पलर्स इतनी इज्जत और दौलत हरगिज इकट्ठा नहीं कर पाते अगर ये मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत के सिलसिले में ये बेहतरीन और मुतासिर खिदमात को अंजाम नहीं देते। इन्होंने आम हालात के अलावा सलेबी जंगों के दौरान भी मुसलमानों का जमकर मुकाबला किया। ये लोग लड़ने में निहायत ही जंगजू और दिलहर थे। इनके उसूल थे कि मरते दम तक मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत करेंगे, मुसलमानों से हर ईसाई की हिफाजत करेंगे, कभी भी लड़ाई में मायूसी इख्तियार नहीं करेंगे जब तक कि एक मुकाबले में 3 जंगजू ना हो जाएं। साथ ही अगर ये किसी मुसलमान को पकड़ लें, उसके बदले फिदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उसे कत्ल कर देंगे। कुछ इस वक्त के उसूलों ने नाइट टेम्पलर को उस वक्त के सेकुलर नाइट के मुकाबले में ज्यादा हैसियत हासिल हुई, क्योंकि उस वक्त के दूसरे नाइट सिर्फ पैसे और नाम के लिए लड़ा करते थे। इसी दौरान नाइट टेम्पलर्स के पैरेलल नाइट का एक और ग्रुप भी उभरा। ये नाइट हॉस्पिटल नाइट कहलाते थे और इन्हें नाइट टेम्पलर के इख्तियारात पर एतराज था। अपने कयाम के 100 साल के बाद और अपने इख्तिदाम के 100 साल पहले बिशप ऑफ आर्क लिखता है कि नाइट टेम्पलर जंग में शेर और घर में भेड़ की तरह मिस्कीन, मैदान में खूंखार नाइट्स और चर्च में इबादत गुजार राहिब होते, जबकि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के दुश्मन के लिए ये जोशीले और गजबनाक और ईसाइयों के लिए नर्म दिल और मेहरबान थे। दोस्तों, ये था हमारा तीसरा पार्ट। इंशाल्लाह हम चौथा पार्ट बहुत जल्दी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।